हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सिटी हॉस्पिटल में मृत्युंजय के शोभित से ये कहने पर कि वो भाव्या का हॉस्पिटल लेकर आए। विप्रो जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ करते हुए मृत्युंजय से बोला, मैं नहीं रो रहा, बिलीव मी ब्रो, मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन प्लीज़ उसे मत बुलाओ। मृत्युंजय विप्रो के बाद उसे सख्त नज़रों से देखते हुए हाउ डेयर यू ट्राई टू कॉमिट सुसाइडर। विप्लव मृत्युंजय के सख्त आवाज़ को सुनकर अपनी आंखों में आंसू ले। मैंने सोचा नहीं था कि इतना घटिया बहाना होगा। ही यूज्ड मी फॉर हिज ओन कंफर्ट। मृत्युंजय विप्लव के बाद अपने दांत पीसते, तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया उसने? विप्लव मृत्युंजय के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए, यस शी किस्ड मी। विप्लव की बात सुनकर वहां पर खड़े डेविड की हंसी छूट तो उसे घूरने लगे, जिसे महसूस कर डेविड सबका ध्यान विप्लव की तरफ करते हुए बोला, सॉरी विप्लव। डेविड के सॉरी कहने पर उसे पूरी तरीके से, यहाँ पर मेरा दिल टूट गया है, मैंने सुसाइड करने की कोशिश की और आपको हंसी आ रही है। डेविड विप्लव के सख्त आवाज़ पर छोटा सा मुंह बनाकर बोला, तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारी इज्जत लूट ली उसने बंदी ने। किस बस तो हुआ है। डेविड की बात पर विप्लव गुस्से में चला था। सिर्फ किस कहने का क्या मतलब होता है? मैंने उसे अपनी लाइफ पार्टनर को देने के बारे में सोचा था। विप्लव के चिल्लाने की आवाज़ पर डेविड अपने कान पर हाथ रख, बस मेरे बाप तेरी लाइफ पार्टनर के बजाय तेरी पार्ट टाइम पार्टनर उसे लेकर चली गई, मुझे तो तूने भी किए। विप्लव वहाँ पर खड़े पीताम्बर को गले लगाकर फिर से रोते, डैड मेरे फीलिंग्स का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर। मृत्युंजय विप्लव के बार बार रोने पर थोड़ा इरिटेट होकर उसे घूरते हुए, मुझे बस तुम्हारी यही आदत बहुत गंदी लगती है, हर बात पर लड़कियों की तरह रोना शुरू कर देते। मृत्युंजय की बात सुन वहाँ पर खड़ी सारी औरतें उसे देखने लगी, जिस पर मृत्युंजय सबको देखते हुए बोले, व्हाट। महक जिसने मृत्युंजय को संभाल रखा था उसकी तरफ देख, व्हाट यू थिंक अबाउट इट इन योर माइंड, कि आपने अभी क्या कहा? सारी लड़कियों रोती है, बेवजह रोती है, तो तुम क्यों अपने दिल में ले रही हो? मैंने तुमसे तो नहीं कहा। मृत्युंजय ने कंफ्यूजन में महक को देख, जिसके जवाब में महक अपने दांत पीसते हुए, बिकॉज आई एम ए गर्ल। नो यू आर नॉट ए गर्ल, यू आर ए वुमन। और मैंने लड़कियों की बात की और यहाँ पर खड़ी सारी औरतें हैं, लड़की नहीं। मृत्युंजय महक को डाइवर्ट करते हुए कहा, जिसे सुनकर महक 2 मिनट सोचने के बाद अपना सिर हिलाते हुए, हाँ मैं तो औरत हूँ, मैं कहाँ रोती हूँ बात बात पर। महक के मान जाने पर मृत्युंजय उसके कंधे पर थपथपा विप्लव की तरफ इशारा करते हुए बोला, अब उसे चुप करवा लो। महक मृत्युंजय के बाद मुंह बनाते हुए अपना सिर हिला देती है तो मृत्युंजय विप्लव की तरफ देखते हुए, तुम तो मेरे साले का बिजनेस ज्वाइन करना चाहते थे ना, ऐसे करोगे हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेट कर? विप्लव मृत्युंजय के बाद अपने आंसू साफ करते हुए, ब्रो मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। इतना कहते हुए विप्लव की आंखों से फिर से आंसू बहे, जिसे देखते हुए मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर रचना की तरफ देखते हुए बोला, चाची हम इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढते, उसकी शादी करवा देते हैं, फिर इसे कोई भाभ्या याद नहीं आएगी। मृत्युंजय के बात पर विप्लव चिल्लाते हुए, नहीं। अचानक विप्लव के चिल्लाने पर सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, जिस पर विप्लव अपनी आंखों में ढेर सारी नफरत लिए बोले, मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे तो उसका पता लगाना है जिसने मुझे खत लिखा। विप्लव के बाद पर रिया उसकी तरफ देखने लगे। जब विप्लव उन लोगों की तरफ देखते हुए आगे बोला, उसे कैसे पता मेरे और भाव्या के बारे में? मुझे मेरे सवाल के जवाब ढूंढने हैं। मृत्युंजय विप्लव के सभी बातों को इग्नोर कर उसके सामने अपना हाथ रखते हुए बोला, वादा करो मुझसे, चाहे बात इतनी ही सीरियस क्यों न हो, तुम ऐसा कदम नहीं उठाओगे। विप्लव मृत्युंजय के बाद सुन आंखों में आंसू ले उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ ब्रो, जब भी अकेला रहता हूँ उसकी याद आती है, मेरे जहन से जाने का नाम नहीं ले रही है वो। मृत्युंजय विप्लव के बाद उसके बालों पर हाथ पड़ते बोला, हम है ना तुम्हारे साथ ऑल टाइम, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, प्लीज़ दोबारा रोना नहीं, तुम्हारे आंसू देखकर सभी उदास हो जाते हैं। विप्लव मृत्युंजय के बात पर सिसकते हुए उसकी तरफ देखते बोले, क्या सच में? विप्लव के बाद सुन सभी उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम हमारे चुलबुल खरगोश हो। विप्लव सब लोगों की बात सुनकर अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोला, मैं आगे से ऐसी हरकत नहीं करूंगा। फिर मृत्युंजय के हाथ में हाथ रखते हुए बोला, आई प्रॉमिस ब्रो, चाहे कितना भी सीरियस बात क्यों ना हो, मैं सुसाइड के बारे में नहीं सोचूंगा। जिसे सुनकर सब लोग खुश हो जाते और मृत्युंजय सब लोगों की तरफ देखते हुए, डॉक्टर के पास पहले गया था तो उन्होंने कहा कि विप्लव बिल्कुल ठीक है, उसे घर ले जाओ। मृत्युंजय की बात पर रचना उसकी तरफ देखते मृत्युंजय रचना की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, जी चाची। जिसे सुनकर रचना विप्लव की तरफ इशारा कर, इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर भेज दो। विप्लव रचना की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों? मुझे क्यों भेज रहे हो? पीताम्बर विप्लव का साथ देते हुए रचना से बोले, विप्लव सही कह रहा है रचना, उसे हमारी ज़रूरत है और तुम उसे वहाँ से दूर भेजने की बात कर रही हो। रचना पीताम्बर की बात सुनकर विप्लव की तरफ इशारा करते हुए बोले, इसे देख रहे हो आप, सड़क छापासी लग रहा है क्या? हम इससे प्यार नहीं करते जो एक लड़की के लिए खुद की ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है। इसके लिए अपने परिवार से बढ़कर एक लड़की है, एक बार भी ये सब करते हुए इसे गिल्ट महसूस नहीं हुआ। विप्लव रचना की बात पर सुन नम आंखों से उसकी तरफ देखते बोला, आई एम सॉरी मॉम, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा था, लग ही नहीं रहा था कि रिलीफ मिलेगी, मेरा दिमाग पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने गलती की, ऐसी हरकत की
ये कहते हुए विप्लव की आंखों से फिर से आंसू बने, जिसे देखते रचना उसे अपने सारू के पल्लू से विप्लव के आंसू के साफ कर, आगे से अगर ऐसी कोई हरकत करनी हो तो कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। विप्लव रचना के बात सुनकर उसके हाथ को पकड़ते बोले, नहीं करूँगा, पक्का नहीं करूँगा। विप्लव के नॉर्मल होने पर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और मृत्युंजय विप्लव को घर वालों के साथ घर भिजवा देता है। सब लोगों के जाने के बाद वहाँ पर शोभित और अमृत रह गए थे, जो कि मृत्युंजय के साथ उसके वार्ड में खड़े हुए थे। मृत्युंजय किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। महक सुधांशु के पास थी, इसलिए वो तीनों ही वार्ड में थे। मृत्युंजय को इतनी गहरी सोच में देख मृत्युंजय फ्रूट्स का प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए महक काट कर गई और कहा है कि तुझे ये पूरा खत्म करना है। मृत्युंजय अमृत की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि एक बार सच में भाव्या रावत से बात करनी चाहिए। जिसे सुनकर शोभित मृत्युंजय की तरफ देखते हुए विप्लव ने कहा है कि हम ऐसी हरकत ना करें और अगर उसे पता चले तो फिर से पागलपंती करेगा। शोभित की बात सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते लोग उसके लिए एक साइकेट्रिस्ट हायर करो, उसे प्रॉपर सेक्शन अटेंड करवा। मृत्युंजय की बात सुनकर शोभित अपना सिर हिला देता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा, इन सब से निकलने का एक यही तरीका है। मृत्युंजय शोभित की बात सुन कुछ कहता उससे पहले उसके वार्ड का दरवाजा खुला और ऋतिक राजीव दोनों अंदर आए। ऋतिक के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो उसने किसी का खून पिया हो, जिसे देखते हुए मृत्युंजय आंखें चढ़ाकर, तुम्हारे दुख में क्या कमी है? मृत्युंजय के सवाल पर ऋतिक बुरी तरीके से चिढ़ता, मेरी बीबी। ऋतिक के डायरेक्ट जवाब को सुनकर सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। जब ऋतिक थोड़ा नॉर्मल होते, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग उसका खराब होता है और वो दिमाग मेरा खराब कर रही है। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपने सिर हिलाते हुए, ऐसा होता है, लेकिन तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो? ऋतिक मृत्युंजय के सवाल को सुनकर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, वो अपने मायके जाना चाहती है क्योंकि उसकी बहन ने उसे भड़काया है। ऋतिक के जवाब सुनकर राजीव उसकी तरफ देखते हुए, ये तो हर लड़की का हक है, तो जाने दो मायके। राजीव की बात सुन ऋतिक उसे बुरी तरीके से घूरते हुए, पूरे 9 महीने मेरी बीवी मुझसे दूर थी, अभी आई है और फिर से जाना चाहती है, तो तुम्हें लगता है कि मैं उसे जाने दूँ? ऋतिक को प्रॉब्लम को समझते हुए मृत्युंजय कुछ पल सोच कर बोला, तुम एक काम करो, उसके घर वाले को अपने घर बुला लो। बिल्कुल नहीं, मुझे नफरत है झा फैमिली से, अगर उनके छत्रछाया में मेरे बच्चे को पड़ी तो असर जरूर दिखेगा। ऋतिक ने मृत्युंजय के बाद अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखकर, तुम्हारी शाली भड़का रही है तुम्हारी बीबी को। ऋतिक मृत्युंजय को सवाल को सुनकर अपना सिर हिला देता है तो मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए, एक बात बताओ, तुम्हारी शाली को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है मुंबई में? ऋतिक मृत्युंजय की बात पर कुछ कहता उससे पहले सिल्वर अंदर आते हुए ऋतिक से बोला, बॉस मैडम का कॉल है। जिसे सुनकर ऋतिक सेल्वन की तरफ देखने लगा। सेल्वन ऋतिक की नज़र को खुद पर महसूस करते हुए बोला, थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला, बॉस मैडम का कॉल है। जिसे सुनकर ऋतिक उसके हाथ से फोन ले कान पर रखते हुए हेलो। दूसरी तरफ से प्रकृति चिल्लाते हुए, तुम इस वक्त मुझे छोड़कर कहाँ गए? ऋतिक फोन को अपने कान से थोड़ा दूर करने के बाद फिर से कान में रखते हुए बोला, जरूरी काम आ गया था इसलिए हॉस्पिटल आया हो। जिसे सुनकर प्रकृति कुछ पल चुप रहकर बोली, मुझे क्रंची सा कुछ खाना है। ऋतिक प्रकृति के इनडायरेक्टेड डिमांड को सुनकर अपना सिर हिलाते हुए, फाइन, क्या खाना चाहती हो? ऋतिक इतना पूछते प्रकृति उसके सामने पूरा लिस्ट रखते हुए, बड़ा पाव, भेलपुरी, पानीपुरी, शेवपुरी, बॉम्बे सैंडविच, रगड़ा पेटिस, भाव, ऑमलेट, पाव और कबाब। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे जिसे सुनकर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, इस पूरे हफ्ते तुम्हें हर रोज एक एक चीज़ लाकर दूंगा, लेकिन एक ही दिन सारी चीज़ें लाकर नहीं दूंगा। ऋतिक की बात सुनकर प्रकृति थोड़ा हैरान होते हुए बोली, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? प्रकृति की बात सुनकर ऋतिक अपने दांत पीसते हुए बोला, प्रकृति पेट है तुम्हारा खाने का गोदाम नहीं जो इतना सारा एक ही दिन में खा जाओगी। कह रहा हूँ ना, ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाना ही सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ला कर दूंगा लेकिन हर रोज़। ऋतिक के डांटने पर प्रकृति रोते हुए, अब तुम मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ लाने की और खुद भी आने की, मत आना। इतना कहकर प्रकृति कॉल कट कर देती है। ऋतिक एक भरते हुए अपने कट चुके फ़ोन की तरफ देखने के बाद वहाँ पर खड़े सेल्वन की तरफ देखते हुए, तुम्हें मेरा एक काम करना है। सेल्वन ऋतिक के बाद सुन अपना सिर हिलाते हुए बोले, यश बॉस। ऋतिक सेल्वन की तरफ देखते हुए, मैंने देखा है कि आलिया तुम्हें पसंद करती है। ऋतिक के बाद सुन वहाँ खड़े सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, फिर सेल्वन को देखने लगा। सेल्वन सब लोगों की नज़र को खुद पर महसूस कर ऋतिक की बात पर जल्दी से बोला, वो पागल है, कुछ भी कहती रहती है। ऋतिक के गहरी सांस भरकर सेल्वन के कंधे पर हाथ रख, सेल्वन मुझे प्यार से बात करना नहीं आता, इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरी साली को डेट करो। ऋतिक की बात पर मृत्युंजय अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखते, तुम ऑर्डर दे रहे हो कि रिक्वेस्ट कर रहे हो? ऋतिक मृत्युंजय के सवाल पर अपने कंधे चढ़ाते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी साली को यहाँ रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सेल्वन उसे डेट करे। सेल्वन ऋतिक की बात सुनकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप रिवान को क्यों नहीं कहते? ऋतिक सेल्वन के बाद सुनकर उसे घूरते हुए बोले, क्योंकि वो उसे सिर्फ अपना दोस्त समझती है और लाइक तुम्हें करती है।
मृत्युंजय ऋतिक की बात पर उसे बीच में रोकते हुए बोला, ऋतिक सुनो पहले मेरी बात। जिसे सुन ऋतिक मृत्युंजय की तरफ देखने लगा, जिसमें मृत्युंजय गहरी सांस भरकर बोला, इस तरीके से कुछ करना अच्छी बात नहीं है और तुम्हारी साली सेल्वन के लिए सीरियस। अगर वो इस तरीके से सिर्फ तुम्हारे कहने पर ये सब करे तो तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के साथ, तुम्हारी शाली के साथ तुम्हारा रिलेशन खराब हो सकता है। ये सब मत करो। ऋतिक मृत्युंजय की पूरी बात को ठीक से समझने के बाद सेल्वन की तरफ देखते बोला, क्या तुम्हें आलिया को पसंद नहीं करते? अचानक ऋतिक के सवाल को सुन सेल्वन थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, बॉस मैं किसी को लाइक नहीं करता, अगर करता तो अभी तक सिंगल नहीं रहता, कब का शादी कर चुका होता। अमृत सेल्वन की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए, तो क्या पूरी जिंदगी सिंगल रहकर बिताने का इरादा है? जिसके जवाब में सेल्वन अपना सिर हिलाते हुए बोला, मेरे पास इतनी सारी यादें हैं कि मैं पूरी जिंदगी अकेले बिता सकता हूँ, लेकिन मुझे शादी नहीं करना। फिर ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी बॉस, मैं इससे कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ऋतिक सेल्वन के बाद सुनकर अपना सिर हिला देता है और गहरी सांस भरते हुए कहता है, प्रकृति के लिए भेलपुरी का इंतजाम करो। ऋतिक की बात पर सेल्वन अपना सिर हिलाता है, वार्ड के तरफ बाहर चला जाता है। सेल्वन के जाने के बाद ऋतिक के गहरी सांस भरकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मैं आपके शाले से मिलकर आता हूँ, आप तो बिल्कुल ठीक हो। मृत्युंजय ऋतिक की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता था कि क्या तुम पता लगा सकते हो बिप्लो को लेटर्स कौन लिख रहा था? मृत्युंजय के बाद सुनकर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए, मैं कुछ दिन बाद आपको बताता हूँ। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है तो ऋतिक वहाँ से चला जाता। ऋतिक के जाने के बाद राजीव मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, रूस में स्वामी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके लिए तुम्हारे शाले को इन्वाइट किया गया। ऋतिक की बात सुन मृत्युंजय सरप्राइज होते हुए, 7 साल में एक बार लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट, क्या बात है, मेरे साले ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल की। राजीव मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, जो कि 3 महीने बाद है और विप्लव सुधांशु की हेल्प करना चाहता है। मृत्युंजय राजीव की बात सुनकर शोभित की तरफ देखते हुए बोला, विप्लव की हेल्प करो शोभित। शोभित मृत्युंजय की बात सुनकर छोटा सा मुंह बनाते हुए बोला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ब्रो, जो मैं उसे एक एक चीज़ सिखाऊंगा। आप यहाँ पर हो इसलिए ऑफिस का सारा वर्कलोड मेरे सिर पर आ गया है। जिसे सुनकर मृत्युंजय राजीव की तरफ देखते हुए, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। राजीव मृत्युंजय की बात अपना सिर हिला देता है और मृत्युंजय गहरी सांस भरते हुए कहता है, कशिश अपनी बहन की शादी कर रहा है। जिसे सुनकर अमृत उसकी तरफ देखते हुए, हाँ मैंने भी सुना है, 3 दिन बाद उसका मंडप है। अमृत की बात मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, अच्छी बात है, चलेंगे किसी दिन। शोभित मृत्युंजय की बात उसकी तरफ देखते हुए, भाई अदिति मुझसे बात नहीं करती है। जिसे सुनकर शोभित मुंह बनाते हुए बोला, घर के कोई भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या मैं अकेले मरूं, और ऊपर से सुधांशु और ब्रो हॉस्पिटल में है। मृत्युंजय शोभित की बात सुनकर गहरी सांस भरते हुए, मैं 5 दिन बाद यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊंगा और सुधांशु को 1 महीने लगेंगे, तो उसके बाद की तारीख निकलवाते हैं। मृत्युंजय के बाद सुनकर शोभित चमकती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, रियली ब्रो? मृत्युंजय अपने सिर हिलाते, हाँ मैं झूठ क्यों बोलूँगा। शोभित मृत्युंजय के बाद पर अपना सिर हिला, मैं अभी जाकर अदिति को बताता हूँ कि 4 हफ्ते बाद हमारी शादी है। शोभित के बाद सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए, तो मैं क्या करूँ, मैं बात करूँ या जाकर तुम्हारी बीवी से? शोभित मृत्युंजय के सवाल अपना सिर हिलाते हुए बोला, बेशक आपको बात करनी होगी, क्योंकि वो बार बार जिद कर रही है कि हम दोनों की ग्रैंड वेडिंग होनी चाहिए। अच्छी बात है, तुमने ही तो प्रॉमिस करके रखा था ना कि तुम ग्रैंड वेडिंग करोगे अदिति के साथ। शादी के वक्त भी उसने यही कंडीशन रखी थी, जिसे तुमने मना किया था, तो अब क्यों मुकर रहे हो अपनी बात से? अमृत ने शोभित के घूरते हुए कहा। मृत्युंजय शोभित के एक्साइटमेंट पर अपनी आंखें छोटी करते हुए, तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रहे हैं जैसे पहली बार तुम्हारी शादी हो रही है। शोभित मृत्युंजय के बाद अपना सिर हिलाते, पहली बार ही तो ग्रैंड वेडिंग हो रही है, पहले तो सिर्फ कागज़ में हुई थी ना। मृत्युंजय ऋतिक के बाद सुनकर अपना सिर हिला देता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इसी तरह 5 दिन गुजर जाते हैं। सुधांशु पहले से बेहतर हो गया था, लेकिन वह फिर भी चल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसके घाव भर रहे थे और अब नीरू को भी इस बारे में पता चल चुका था। पहले तो वो काफ़ी रोई, लेकिन सुधांशु को ठीक होता हुआ देख उन्हें खुद को संभाल लिया। मृत्युंजय हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था और फिलहाल घर में रहकर रेस्ट कर रहा था। नित्या और करण की शादी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। इस बीच विप्लव ने खुद को संभाल लिया था और जब पूरे जोश के साथ सुधांशु का प्रेजेंटेशन उसके साथ काम कर रहा था और धैर्य बिल्कुल अकेला सारंग मंथन में पड़ा हुआ था। लेकिन आज वो सुधांशु से मिलने हॉस्पिटल आया होता। सुधांशु जो कि अस्पताल से ही सब कुछ विप्लव राजीव के साथ संभाल रहा था, धैर्य को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। तो धैर्य सुधांशु की तरफ देखते उसके सामने आकर अपना सिर झुकाते हुए कहता है, आई एम सॉरी सुधांशु। विप्लव धैर्य की बात सुनकर जल्दी से सुधांशु की तरफ देखते बोले, बिल्कुल नहीं, माफ़ करना। राजीव विप्लव के बात पर उसके कंधे पर हाथ रखते बोला, बापी तुम चुप रहो।
विप्लव राजीव की बात सुन अपना सिर नहीं में हिलाकर, मुझे ऐसे लड़कों से बहुत नफरत है जो दो लोगों के बीच में आने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मेरा भाई है क्यों ना हो। ये कहते हुए विप्लव गुस्से भरी आंखों से धैर्य को देखा, जिसे देखते हुए धैर्य अपनी आंखों में नमी लिए विप्लव से, कर लो मुझसे नफरत, लेकिन प्लीज मुझसे बातें करो, बिल्कुल अकेला हो गया हूँ मैं। जिसे सुनकर विप्लव बिना किसी झिझक के बोला, क्योंकि आप उसे डिजर्व करते हो, अकेला रहना, तड़पना आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने ध्रुवी दीदी के मम्मी को मार डाला। सुधांशु विप्लव के गुस्से को देखकर उसके हाथ दिखाकर चुप रहने का कहकर धैर्य की तरफ कर देखते हुए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। धैर्य सुधांशु की बात सुनकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए, तुम बहुत कुछ कर सकते हो सुधांशु, तुम मेरी बहन को मुझे वापस दिला सकते हो। सुधांशु धैर्य की बात सुन एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ, आज आपको बहन की जरूरत क्यों पड़ रही है? जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने ये सब किया वो तो अब आपके नाम है ना। धैर्य सुधांशु की कड़वी बात को सुनकर अपना सर नहीं में हिलाते हुए, मुझे नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी, नहीं रह सकता मैं उस घर में अकेला, कोई नहीं है मेरे साथ। जाने अनजाने में मुझे बहुत बड़ी गलती होगी जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। विप्लव धैर्य की बात को सुनते हुए सुधांशु की तरफ देखकर अपना सर नहीं में हिला बोला, बिल्कुल नहीं, सांप मारने के बाद भी फन उठाकर डांस देता है, इनकी बात पर बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। सिद्धू धैर्य विप्लव के बाद उनको उसकी तरफ देखते हुए, मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि हमें नहीं चाहिए आपका यकीन, और हम करना भी नहीं चाहते आप पर यकीन, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आप ये अकेलापन डिजर्व करते हो। विप्लव ने धैर्य की बात पर बिना किसी भाव का, धैर्य विप्लव के बात पर नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए, इतने कठोर मत बनो। विप्लव धैर्य के आंसू को घूर कर देखने के बाद अपनी नजरें फेरते, मगरमच्छ के आंसू पर यकीन नहीं मुझे। इतना कहने के बाद विप्लव फाइल्स उठाते हुए सुधांशु की तरफ देखो, अगर इन्हें माफ किया ना तो मुझसे बात मत करना। इतना कहकर विप्लव बिना सुधांशु की बात सुन वार्ड के रूम से बाहर चला जाता। सुधांशु हताश नजरों से जाते हुए विप्लव के देखने के बाद धैर्य की तरफ देखते हुए बोला, ध्रुवी का आपके साथ रिश्ता रखना और ना रखना मेरा नहीं, उसका फैसला है, मेरे साथ आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए नॉर्मल हम बात कर सकते हैं। सुधांशु की बात पर धैर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब तूने मुझे माफ़ कर दिया? सुधांशु धैर्य की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, जी हाँ, क्योंकि मुझे पता है अकेलापन क्या होता है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक